एक पिता की मौत ने एक बच्चे को टाइम ट्रैवल करने को मजबूर कर दिया था। साल 1955 अमेरिका में एक छोटे से घर में एक टीवी रिपेयरमैन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके बाजू में बैठा उसका 10 साल का सहमा हुआ सा बच्चा उसे देख रहा था। फिर अचानक से रूम में सन्नाटा छा जाता है और उसके पिता हमेशा के लिए चले जाते हैं। 10 साल की उम्र में उसकी जिंदगी उससे छीन गई थी। उसने पढ़ना लिखना शुरू रखा, किताबों को अपनी दुनिया बना लिया और एक दिन एक किताब ने उसे अपने पिता को फिर से मिलने की आशा दिला दी। उसे मिली एक साइंस फिक्शन नॉवेल दी टाइम मशीन। उसने इस किताबी दुनिया को हकीकत में बदलने की ठान ली और अब वो इस किताब के जरिए मशीन बनाकर पास्ट में जाकर अपने पिता को मिलने के सपने को वो देखने लगा। जब वो इस प्रश्न का हल ढूंढ रहा था तब उसके सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। इस थ्योरी को यूज करके वो दुनिया का सबसे पहला टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश में लग गया। उनके दिमाग में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर था। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा स्पेस फैब्रिक में कर्वेचर और जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना ज्यादा टाइम स्लो होगा। और उस समय हर किसी की जबान पर एक ही नाम था, एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड मैलेट। अगर इसी स्पेस टाइम फैब्रिक में एक नहीं बल्कि एक पूरा ट्विस्ट पैदा हो जाए और इसी की हेल्प से मैं कभी भी पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट में जंप कर पाऊंगा। उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को लेजर पर अप्लाई किया और उससे एक रिंग बनाकर दिखाया और उनका कहना था कि ये रिंग स्पेस टाइम फैब्रिक को ट्विस्ट करती है और इसीलिए इसकी मदद से वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को कोई भी साइंटिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं था। ये कॉन्सेप्ट तो बस एक लेजर का प्रोटोटाइप था जिसको आप वाकई में स्पेस टाइम के एनालॉजी में उतार नहीं सकते, क्योंकि उनका कहना था कि वो पास्ट में तो चले जाएंगे लेकिन वहां से फ्यूचर में वापस कैसे आएंगे इसका कोई आइडिया उन्हें नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने पास्ट में कुछ बदलाव किए तो उसका असर फ्यूचर में कैसे होगा, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसका भी कोई सोल्यूशन उनके पास नहीं था। और उसके बाद ये कहानी वहीं पर रुक गई। लेकिन एक दिन हैरान कर देने वाली घटना हुई और वो ये कि एक टाइम ट्रैवलर आया साल 2000 में, वो भी फ्यूचर के 2036 से। दरअसल नवंबर 2000 में जब लोग टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर टाइम ट्रैवल की चर्चा कर रहे थे तब उनके बीच में एक मैसेज आया। ये मैसेज एक अमेरिकन सोल्जर जॉन टिक्टोर का था जिसे साल 2036 में गवर्नमेंटल टाइम ट्रैवल मिशन पर भेजा गया। उसका मकसद था 2036 में पैदा हुए कंप्यूटर ग्लिच का एक सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना। इस कंप्यूटर ग्लिच सॉल्यूशन को निकालने के लिए उसे 1957 में जाकर IBM 50100 कंप्यूटर लेकर आना था, क्योंकि ये इकलौता ऐसा कंप्यूटर था जहां पर प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद उसने 1957 से कंप्यूटर तो उठा लिया था, लेकिन घर वापस लौटते वक्त वो साल 2000 में ही रुक गया ताकि वो अपने परिवार की तस्वीरें उस साल से अपने साथ में लेके जा सके। इसके बाद जॉन अचानक से गायब हो गए, लेकिन जाते जाते वो टाइम ट्रैवल कैसे करे उसका जवाब छोड़ के गए और उनका वो जवाब था द हाइजेनबर्ग इफेक्ट। आपको ये बता दे कि हाइजेनबर्ग और कोई नहीं बल्कि जर्मन फिजिसिस्ट थे जो हिटलर के वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाने में मदद की थी। और उनके अनुसार स्पेस एक छोटे से बच्चे की तरह है कि अगर उसमें कोई गलती होती भी है तो वो वक्त के साथ खुद ही सुधर जाएगी। इसका मतलब ये था कि यूनिवर्स में अगर कोई एरर या ग्लिच आए तो यूनिवर्स कुछ समय बाद ही उस एरर को अपने आप सुधार देता है और चीजें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है। और ये कैसे होता है? आपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में तो सुना होगा। जरा सोचिए, आप टाइम मशीन से पास्ट में जाते हो और खुद के ही दादाजी को मार देते हो। मतलब अब आपके दादाजी नहीं तो आपके पिताजी भी नहीं और आप भी नहीं, और अब आपका अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में, तो आप पास्ट में जाके अपने दादाजी को कैसे मार सकते हो? और अब अगर आपके दादाजी को किसी ने मारा ही नहीं तो आपके पिताजी का जन्म हुआ और नतीजन आपका भी जन्म हुआ। और अब अगर आपका जन्म हुआ यानी एक बार फिर से आप पास्ट में जाकर आपके दादाजी को मार दोगे। और अगर देखा जाए तो ये टाइम लूप ऐसे ही कंटिन्यूअसली एक लूप में घूमता रहेगा। मतलब एक गलती तो यहाँ पर हो रही है मगर वो नेक्स्ट टाइम लूप में ऑटोमेटिकली खुद सुधर जा रही है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ले तो इसका मतलब टाइम ट्रैवल तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप पास्ट या फ्यूचर में जाके कुछ बदलने की कोशिश करते भी हो तो वो वापस खुद ब खुद नॉर्मल में बदल जाएगी और आपको कुछ याद नहीं रहेगा।
अब यहाँ पर बात आती है टाइम मशीन की। सो टाइम ट्रैवल करने के लिए टाइम मशीन का ही यूज करना एक इकलौता सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा और भी 2 तरीके हैं जिससे आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच और टाइम स्लिप। अब 4 साल पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटी के सामने एक केस आया था जिसमें एक फैमिली एक छोटे से टाउन में रहने आती है। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। पति ऑफिस जाते थे और एक हाउसवाइफ थी और दोनों बच्चे स्कूल के पास घर के पीछे खेलने जाते। लेकिन एक दिन स्कूल से आकर जब दोनों बच्चे घर के पीछे एक्सप्लोर कर रहे थे, रोड पर पैर रखते ही मानो माहौल बदल गया। जो रोड लोगों से काफी भरा रहता था वो पूरा का पूरा खाली हो गया। रोड के आसपास लाल कलर के लंबे पेड़ उग चुके थे। लेकिन जब दूसरे दिन वो लोग फिर वहां पर गए तो सब कुछ पहले जैसा हो गया था। रोड लोगों से भरा हुआ था और किसी भी लाल पेड़ का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जब उन्होंने ये पूरी बात अपने पेरेंट्स को बताई तब वो भी ये सारी चीजें सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें भी समझ नहीं आया था कि उनके बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या था। और वैज्ञानिकों ने इस इंसिडेंट को सुनकर कहा कि ये पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। इसे तो हम कभी प्रूफ नहीं कर पाए हैं, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेटिकल थ्योरी का पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर है। इसमें जब भी 2 पैरेलल यूनिवर्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तब कुछ समय के लिए ओवरलैप जगहों पर दूसरे साइड के यूनिवर्स की चीजें दिखाई देने लगती है। इस केस में ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, पर हम पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच सिर्फ तभी कह सकते हैं जब हमें हमारे यूनिवर्स के विपरीत चीजें कुछ समय के लिए दिखाई दे। लेकिन अगर हमें इतिहास में बीती हुई चीजें दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये वो इंसान किसी टाइम ट्रैवल का शिकार नहीं है और ना ही पैरेलल यूनिवर्स का। इस फेनोमिना का एक दूसरा नाम है जिसे कहते हैं टाइम स्लिप। साल 1901 में एक ऐसा ही केस हुआ था जब 2 इंग्लिश वुमेन फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साइज में घूमते घूमते वो उस महल की रानी मैरी एंटोनेट के कमरे में पहुंची और वहां जाते ही उन्हें एक ऐसा नजारा मिला जिसे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। उन्हें कई ऐसे लोग दिखाई दिए जिन्होंने अमेक्रोनिस्टिक कपड़े पहने हुए थे और वहां उन्हें मैरी एंटोनेट खुद स्केच बुक पर स्केच बनाते हुए दिखी। और फिर जब वो टूर गाइड के पास गए और उसके बाद तीनों दोबारा उस कमरे में पहुंचे और वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। द चाइनीज स्विस वॉच, ये बात है साल 2008 की, जब कुछ चाइनीज शोधकर्ताओं को एक 400 साल पुराने पत्थर की रिसर्च के दौरान 100 साल पुरानी अंगूठी के आकार की एक घड़ी मिली। हैरानी की बात ये थी कि उस घड़ी में समय 10:06 पर रुका हुआ था और वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। आखिर ये घड़ी इतनी पुरानी कैसे हो सकती है? तो फिर 400 साल पुरानी ये घड़ी आखिर कैसे और कहां से आई और आखिर इसे बनाया किसने? क्योंकि 4 साल पहले स्विट्जरलैंड का भी कोई अस्तित्व नहीं था। क्या आपने कभी ये सोचा है टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, वो तो हमेशा आगे बढ़ते रहता है। मान लो कि तुम टाइम मशीन लेकर प्रेजेंट से पास्ट जा रहे हो। इसका मतलब है अब जो आप पास्ट में घूम रहे हो वो ओरिजिनल पास्ट नहीं है बल्कि आपका फ्यूचर है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना।